नमस्कार सभी को, मैं दिनेश उपाध्याय। आज आप लोगों को यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक क्लास लेकर के आया हूं और ये सीरीज आगे भी चलने वाली है। आज का हमारा टॉपिक कौटिल्य है, ठीक है, जिसमें हम एक प्रकार से प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य से शुरुआत करने वाले हैं। कौटिल्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपनी योग्यता, साहस, क्षमता से न केवल नंदवंश का समूल विनाश किया है बल्कि उसने एक मौर्य साम्राज्य की भी नींव रखी है। तो ये संभव हो पाया उसकी राजनीतिक कुशलता की वजह से और उसकी कूटनीति की वजह से। इस वजह से कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है ये व्यक्तित्व। तो राजनीतिक विज्ञान में इस व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण योगदान होने की वजह से यूजीसी नेट और सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में ये कौटिल्य के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं और इसकी जो परिचय है, इसकी जो बुक्स में लिखा हुआ कंटेंट है, विषय वस्तु, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का हमारा जो मुख्य रूप से डिस्कशन होने वाला है वो मुख्य रूप से कौटिल्य के परिचय के ऊपर होने वाला है। कौटिल्य का मैकियावेली से तुलना क्यों की जाती है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और तीसरा है यहाँ पे अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, उस अर्थशास्त्र के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन 3 टॉपिक्स पे होने वाला है मुख्य रूप से। तो कौटिल्य के बारे में हम जानते हैं कि कौटिल्य कौन था। अल्टीमेटली कौटिल्य आपको पता होगा एक प्राचीन महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक था जिसने क्या किया था कि लगभग 300 ईसा पूर्व के समय काल में ये देखा गया था, या इसका जीवन काल देखा गया था, जीवन काल माना जाता है। इसका जीवन काल 300 ईसा पूर्व के लगभग जीवन काल इसका माना जाता है। और अगर एग्जैक्टली आपको डेट पता करनी हो तो 375 बीसी से लेकर के 283 बीसी तक, यानी 375 ईसा पूर्व से लेकर के 283 ईसा पूर्व के बीच में था इसका जीवन काल। बताया जाता है राजनीतिक तो था, अर्थशास्त्री तो था, साथ में कूटनीतिज्ञ था, एक शिक्षक भी था। और शिक्षक कहाँ का? तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो कि कहाँ पे थी? पाकिस्तान के तक्षशिला में थी। आज का पाकिस्तान का रीजन माना जाता है वो। और इसने यहाँ से क्या किया था कि मुख्य रूप से अध्ययन अध्यापन का काम किया था। क्या हुआ कहानी में? ये ट्विस्ट आता है कि नंदवंश की अत्याचार, भ्रष्टाचार और कहीं न कहीं निरंकुशता बढ़ के चलते इसने घनानंद को कुछ कहीं न कहीं बड़े संकट का और बड़े विनाश का कहीं न कहीं उसने एक अंदेशा जताया। बट घनानंद ने क्या किया? इस चीज को अनदेखा कर दिया और उसका कहीं न कहीं अपमान किया। इस वजह से उसने नंदवंश के समूल विनाश की नींव कहीं ने रख दी, या फिर कहीं न कहीं रणनीति बना ली। और उसके पश्चात एक केंद्रीकृत कहें और एक स्पष्ट रूप से कंसोलिडेटेड या कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखने का भी विचार तैयार कर लिया। ठीक है, एक मजबूत साम्राज्य रखने का विचार तैयार कर लिया। और इसमें नाम आता है मौर्य साम्राज्य का, इसमें नाम आता है मौर्य साम्राज्य का। तो ये चीज यहाँ पे उसने तैयार कर ली। कौटिल्य का यहाँ पे दूसरा मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहते हैं कि बेसिक से फैक्ट्स हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक था, साथ में मौर्य काल में जो मौर्य साम्राज्य था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। इनकी मुख्य रूप से रचना जो है अर्थशास्त्र एक रचना थी। ठीक है, तो ये कुछ हमें महत्वपूर्ण चीजें पता करनी होती हैं जो हमें जानना जरूरी होता है। इसके अलावा हमें अर्थशास्त्र के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चाणक्य की जो जीवन गाथा है और उसकी जो शिक्षा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसने तक्षशिला में रहकर के पढ़ाई भी की थी और बाद में जाकर के यहाँ पे इसने अध्यापन का काम भी किया था। ठीक है, यहाँ पे उसने शिक्षा भी प्राप्त की थी और यहाँ पे बाद में उसने अध्यापन का काम किया था। मुख्य रूप से राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति जैसे और सैन्य विज्ञान जैसे विषयों में महारत हासिल करके बैठा हुआ था। इस तरीके से इसका जो है ना योगदान राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। अब हमारी कहानी में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश, जो कि एक बहुत ही छोटा सा मौर्य कुल था, इस मौर्य कुल से वो बिलोंग करते थे। उस मौर्य कुल के इस चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक नवीन एक पीढ़ी के राजकुमार को कहीं न कहीं उन्होंने क्या किया, अपने इस पूरे के पूरे मिशन और विजन में है ना तैयार करके रख दिया। उनको ट्रेनिंग दी, उनको युद्ध नीति सिखाई, उनको कूटनीति सिखाई, उनको रणनीतिक कौशल सिखाया, कैसे राजनीतिक सिद्धांत काम करते हैं, कैसे कूटनीति तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इन सब चीज़ों को उनको सिखाया। और जैसे ही सिखाने के बाद इस मिशन पे निकले तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत में जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत
ये जो नंद वंश यहाँ पे पाटलिपुत्र से रूल हो रहा था, तो तक्षशिला सेनों ने कहीं ना कहीं इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। धीरे धीरे आसपास के चारों तरफ से छोटे छोटे राज्यों को जीता। जब यहाँ से ऐसे राज्यों को जीता तो ये नंद वंश कहीं ना कहीं कमजोर होता गया, और ऐसे करके छोटा छोटा होता गया, धीरे धीरे अंदर ये प्रवेश करते गए। तो इस तरीके से उन्होंने जब पूरे साम्राज्य को कूटनीति से पूरी की पूरी रणनीति के साथ कब्जे में ले लिया, तो अंत में ये नंद वंश के जो प्रमुख है घननंद, उनको कब्जे में ले लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और मुख्य रूप से यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। और मौर्य वंश की स्थापना करने के पश्चात जो शासक बन के निकलता है वो निकलता है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है हमारे कौटिल्य को। प्रधानमंत्री यहाँ पे चाणक्य बनाए जाते हैं। तो चाणक्य इस प्रकार से अपनी कूटनीति में कितना कुशल था कि जिसने कहीं ना कहीं एक विशाल सेना भी खड़ी कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर साम्राज्य का राजा भी बना दिया, और खुद स्वयं प्रधानमंत्री सलाहकार भी बन गया, और इस पूरे शक्तिशाली साम्राज्य की कहीं ना कहीं वो बागडोर संभालने लग गया, और साथ में एक शक्तिशाली राजा भी खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से उसने कहीं ना कहीं नंद वंश को अपने भारत देश से, भारतवर्ष से समूल विनाश करके बाहर कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो कौटिल्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विषयों पर आधारित बुक है। ये महत्वाकांक्षी विषयों पर आधारित ऐसी बुक है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से शासन प्रणाली तो है ही, कूटनीति तो है ही, साथ में अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली, सैन्य रणनीति, प्रशासन और नीति शास्त्र, मतलब अनेकों विषयों का कहीं ना कहीं एक कंप्रहेंसिव समग्र जो विवरण है इसमें प्रस्तुत किया गया है। बताया जाता है 6000 श्लोकों के अंतर्गत 15 अधिकरण में इनको समाहित किया गया है, 6000 श्लोकों को, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, अलग अलग तरीकों से, जैसे अगर कहा जा सकता है कि 150 इसमें क्या है, अध्याय है, 150 इसमें क्या है, अध्याय है, 180 प्रकरण भी है, 150 अध्याय है और 180 क्या है इसमें प्रकरण है, जिनके माध्यम से अलग अलग पैमानों पे कैसी क्या कूटनीति होनी चाहिए, कैसे क्या अर्थव्यवस्था की तरीके होने चाहिए, कैसे क्या शासन की पद्धतियां होनी चाहिए, वो सब इसमें समझाया है। इसमें साथ में राज्य की सुरक्षा, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, राजस्व प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, न्याय प्रणाली, इन सबको समझा रखा है। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे मैं पहुंचता हूं तो ये बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल, लेकिन इसमें कुछ खतरनाक बातें, कुछ बहुत ही डेंजरस चीजें भी सिखाई गई हैं कि कैसे दुश्मन को खत्म किया जाता है, कैसे उसको धोखा दिया जाता है, ये तक इसमें दिखाया गया है। कूटनीति की जो चरम सीमा होती है कि अपने दोस्त जो बगल में बैठा है, कभी कभार वो भी दुश्मन वाली कैटेगरी में आ सकता है, तो उसका भी विनाश कर दो, उसको भी मार डालो। तो ये चीजें इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखी हुई हैं, और कैसे उनको यूटिलाइज करना है वो चीजें भी इसमें दिखा रखी हैं। इसलिए ये विषय जो है ना, ये बुक जो है बहुत ही खतरनाक हो जाती है। यहाँ पे मैक्स वेबर कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कहीं ना कहीं मैकियावेली के प्रिंस की तुलना में अति चरम है, अति खतरनाक है, अति नुकसानदायक है। तो मैकियावेली बताए जाते हैं कि बहुत ही उग्रवादी एक विचारधारा का एक विचारक था। तो इसकी जो रचना थी प्रिंस, द प्रिंस करके, वो तुलनात्मक रूप से अर्थशास्त्र के सामने कुछ भी नहीं है। अर्थशास्त्र उसके सामने बहुत ही ज्यादा क्या है, एग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा उग्र है, बहुत ही ज्यादा ऐसे कूटनीतिक ऐसे चालों की बातें करता है कि जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शक्ति को महत्व दिया गया है। शक्ति बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद, जो जरूरत पड़े वो अपनाओ, ऐसी बातें इसमें की गई। तो अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं काफी खतरनाक हो जाता है एक विषय के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बेसिक ये अर्थशास्त्र में दे रखा है, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है ना, इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें अल्टीमेटली इसका लिखने का उद्देश्य देखें तो वो क्यों देखा गया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्यों लिखा गया था, तो हम उसको बेसिक सा समझ लेते हैं कि क्यों लिखा गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो पहला वर्ड है अर्थ, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई जमीन का टुकड़ा, अल्टीमेटली अर्थ यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो जमीन के टुकड़े को डिनोट करता है, जमीन का टुकड़ा। ठीक है, जमीन का टुकड़ा है ना, और शास्त्र यानी जमीन के टुकड़े का अध्ययन। एक प्रकार से जमीन का टुकड़ा कोई भी हो सकता है, कोई भी एरिया, देश हो सकता है, प्रांत हो सकता है, कस्बा हो सकता है, ठीक है, नगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो
जब वहाँ पे शासन संचालन करना है उस जमीन के टुकड़े पे, उस पे रहने वाली प्रजा है, उस प्रजा को कहीं ना कहीं शासित करना है, तो आपको कौन कौन सी नियम पद्धतियों, कौन कौन से तरीकों का यूज करना पड़ेगा, तो वो शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। उस अर्थशास्त्र, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसमें बता चुका हूँ 15 अभिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं, 6000 श्लोक हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। इसकी खोज कैसे हुई थी? अगर मैं आपसे बोलूं कि खोज इसकी हुई थी, कैसे हुई थी? इसकी खोज बताया जाता है कि रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे। कब की बात है ये? 1905 की बात है ये। 1905 का समय है, आजादी नहीं मिली थी। तो रुद्रपट्टनम शास्त्री, श्याम शास्त्री, ठीक है। तो रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री के पास ये एक क्या थे, लाइब्रेरी में काम करने वाले क्लर्क थे, या लाइब्रेरी में काम करने वाले एक महत्वपूर्ण जो लाइब्रेरियन होते हैं, वही समझ लीजिए आप कि रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री लाइब्रेरियन थे। कहाँ पे थे ये? मैसूर की एक ओरिएंटल लाइब्रेरी थी, मैसूर कर्नाटक, आज का जो कर्नाटक है वहाँ पे क्या होता है कि जब ये काम कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति आता है, एक ब्राह्मण आता है, एक अनजान अननोन टाइप का, वो इनको क्या पकड़ा के चला जाता है, कुछ ताम्रलिप्तियां, कुछ ताड़पत्र, ऐसी चीजें पकड़ा कर चला जाता है। और जब वो इसकी स्टडी करते हैं, पाया जाता है कि ये कुछ और नहीं, ये अर्थशास्त्र है, जो कि क्या है, मौर्य वंश के टाइम पे या उनके पहले ये लिखा गया था। इसके सिद्धांत पढ़ने के बाद और भी चीजों से मैच करने के बाद पता चला कि ये तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। तो पहली बार इस प्रकार से हम देख सकते हैं खोज कब हुई थी? 1905 में हुई थी, और रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री को इसका श्रेय दिया जाता है। और इसका कहीं ना कहीं जो कलेक्शन है वो उस अननोन ब्राह्मण के द्वारा करके इनको सौंपा गया था। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद जब इसका प्रकटीकरण हो जाता है तो भारतीय लोगों में एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जागृत होता है कि हमारे देश में भी कौटिल्य जैसे लोग इतना अच्छा शास्त्र लिख सकते हैं, जो राजनीति के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी मेथड, कितनी अच्छी अच्छी रणनीतियां बताता है। जैसे दुनिया भी दंग रह गई कि यार कौटिल्य एक भारतीय है जिसने राजनीति में इतनी गहराई से रणनीतियां, इतनी गहराई से कूटनीतियों, इतनी गहराई से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की बात बोली है, फॉरेन रिलेशन, आईआर वगैरह की बात की है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की है ना, मंडल सिद्धांत, षाटगुण नीति, चातुर्गुण नीति, अलग अलग ऐसी नीतियों की बात की है, तो जिसमें लोग दंग रह गए। और हमारे भारत में एक नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बहुत ज्यादा विकसित हो गई। अब मैं एक चीज बताऊंगा कि जो कौटिल्य की एक बुक है, कंटेंट के मामले में इतनी एग्रेसिव है, इतनी आक्रामक है, इतनी अधिक आक्रामक है कि आप कोई भी इसको पढ़ोगे तो काफी हद तक आपके अंदर एक जो शक्ति बढ़ाने की जो एक वो है ना, इच्छा है, वो बढ़ जाएगी। ये शक्ति को बहुत महत्व देती कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी राज्य है, उसको शक्ति बढ़ाने पे हमेशा बल देना चाहिए। यानी कि ये अर्थशास्त्र किस पे बल देती है, किस विचारधारा पे? यथार्थवाद, इसको बोल सकते हैं यथार्थवाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म। तो रियलिज्म को बढ़ावा देने पे बल देती है रियलिज्म। अब जब ये रियलिज्म को बढ़ावा देने पे बल देती है तो इसमें अल्टीमेटली है क्या, इसमें ऐसा क्या लिखा है? इसमें आपको पता होगा राजनीतिक मामले में जो शासन संचालन होता है, शासन संचालन में ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे सप्तांग सिद्धांत, बेसिक बात हो, सप्तांग सिद्धांत है इसमें। उसके अलावा उसमें जो 18 तीर्थ होते हैं उसकी बात की गई, अष्टादश तीर्थ जिसको बोला गया, 18 तीर्थ। तीर्थ कोई और नहीं, ये मंत्री होते हैं जो राजा के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, और भी ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, इसके बताया जाता है कि अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भाग बताए गए हैं। सरकार के ऐसे 34 भाग होते हैं, किसके? सरकार के, ये बताया गया इसमें। अर्थशास्त्र बहुत ही ब्रॉड बुक है, ब्रॉडली लिखी गई है। इसमें बताया जाता है कि ये नीति शास्त्र कहीं ना कहीं ऊपर से देखने पर लगता है नीति शास्त्र, बट नीति शास्त्र से कहीं ज्यादा है। ये नीति शास्त्र अलग अलग चीजों की नीतियां बता रही है, अर्थशास्त्र, राजनीति, शासन, अलग अलग शक्ति की नीतियां अलग अलग बता रही है, बट ये नीति शास्त्र से भी बढ़ के है। कई सारे थिंकर्स ने बताया है कि अर्थशास्त्र जो है ना, ये नीति शास्त्र से भी बढ़कर है। ये ना तो कोई नॉर्मल स्मृति है, ना कोई संहिता है, ना कोई श्रुति है, ये नीति शास्त्र है और नीति शास्त्र से ही बढ़कर है, ना कोई नीति शास्त्र ही उससे ही बढ़कर है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकाश पुंज है हमारे भारत की कूटनीति का, प्रकाश पुंज कह सकते, प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं हमारी भारत में कूटनीतिक राज्य व्यवस्था का। बताया जाता है कि इस जो ये बुक है, इसमें चार प्रकार की क्या है, विधाएं बताई गई हैं, 4 प्रकार की विधाएं। ठीक है,
इसमें 4 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं? जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो आन्वीक्षिकी बताई गई है, आन्वीक्षिकी। ठीक है, इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद त्रयी बताया गया है। ठीक है, अन्वीक्षी त्रयी बताया गया है, वार्ता बताया गया है, वार्ता बताया गया है, और सबसे अंत में बताया गया दंड। ठीक है, ये जो 4 विधाएं हैं ना, ये बताती हैं कि कैसे क्या एक जो शासन है वो कैसे संचालित होता है। आन्वीक्षिकी जिसमें शासन संचालन होता है, उसमें कौन कौन से ज्ञान की विधाएं आवश्यक होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो ज्ञान की कह सकते हैं 4 विधाएं आवश्यक ही होती हैं। अगर कोई व्यक्ति शासन संचालन करना चाहता है कूटनीतिक रूप से, या कहीं ना कहीं हर मामलों में एक निपुण होना चाहता है, तो उसको 4 प्रकार की ज्ञान विधाओं से गुजरना ही पड़ेगा। अगर 4 प्रकार की ज्ञान विधाओं को वो जान लेता है तो वो कंप्लीटली नॉलेजेबल पर्सन माना जाएगा। तो एक तो आन्वीक्षिकी होता है, उसको धर्म का, उसको तर्क का, उसको दर्शन का ज्ञान अत्यंत रूप से हो जाए तो वो आन्वीक्षिकी है, आन्वीक्षिकी माना जाएगा। मुख्य रूप से दर्शन और तर्क का ज्ञान हो जाए। अगर त्रयी का आपको नॉलेज रखना है तो त्रयी के मामले में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान, आपको धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। वार्ता के मामले में आपको व्यापार, इकोनॉमी, ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब का नॉलेज रखना पड़ेगा, मतलब बेसिक से जो चीजें हैं जो है ना। और दंड के मामले में जो बाकी तीनों चीजें हैं, अगर उनको सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन करना है ना, दंड प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब शुरुआत की जो तीनों प्रक्रिया है उनका अगर संरक्षित रूप से संचालित करना है तो दंड प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान है। दंड एक भय की प्रक्रिया है, भय की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर आपको भय की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाएगा तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये भी अत्यंत आवश्यक है। दंड नीति पे भी क्या करता है? कौटिल्य फोकस करता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है इसमें बताई गई हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में और क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अर्थशास्त्र में इसके अलावा कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान देने वाली हैं कि अर्थशास्त्र हमेशा राजनीति में धर्म के प्रवेश को बाध्य करती है। राजनीति में धर्म का जो प्रवेश होता है, ये जो राजनीति में धर्म का जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको क्या है उसने रोका है कि धर्म का प्रवेश राजनीति में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए राजनीति कैसी होनी चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसलिए हमेशा राजशास्त्र में जो कौटिल्य है वो राजनीति को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने की कोशिश करता है कि राजनीति धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, है ना। उसने धर्म को सेकेंडरी माना है, धर्म को सेकेंडरी माना है। तो प्रायोरिटी किसको दी है? प्राइमरीली उसने किसको माना है? अर्थ को माना है। अर्थ मतलब जमीन का टुकड़ा, भूमि का खंड, वो तो अर्थ को उसने पहली प्रायोरिटी दी है। उसने साथ में ये भी कहा है कि अगर आपको मत्स्य न्याय है, जो मत्स्य न्याय होता है यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, यानी बड़े जो पावरफुल लोग हैं, बड़े शासक वर्ग है, वो गरीब लोगों को, कमजोर शासकों, कमजोर राजाओं को हरा देते हैं या फिर उनको मार डालते हैं, उनका जमीन या उनका राज्य छीन लेते हैं, तो मत्स्य न्याय होता है। यहाँ पे पावरफुल लोग, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून का कोई शासन नहीं होता। जहाँ पे क्या है जंगल राज होता है, वो मत्स्य न्याय है, वो कहते हैं उसको। तो जहाँ पे जंगल राज है, जो ताकतवर है वही जीतेगा। तो ये सिस्टम क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है इंसानियत के मामले में। तो जंगल राज ना हो, इसके लिए जरूरी है कि एक क्या होना चाहिए? स्टेट होना चाहिए, कि राज्य होना चाहिए जो क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो उस मामले में क्या किया इन्होंने? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तरीके से रखा है। उसी के लिए उन्होंने केंद्रीकृत राज्य की बहुत बड़ी क्या है सिफारिश की है। केंद्रीकृत राज्य की बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है अपनी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है कि कहीं ना कहीं केंद्रीकृत राज्य या सेंट्रलाइज्ड जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो होना चाहिए। जब इसने अपने कंटेंट में 15 अधिकरण लिखे थे, तो 15 अधिकरण में अगर आप देखोगे ना, तो अलग अलग अधिकरण जो है ना, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषयों के बारे में फोकस करते हैं। हर एक अधिकरण जो है ना, 15 अधिकरण में से हर एक अधिकरण अलग अलग विषयों में, जैसे कि पहला अधिकरण अमात्य की क्या क्या, उनके जो मंत्री हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो सब बता रहे हैं। दूसरा अधिकरण बता रहा है कि कैसे क्या वहाँ पे अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो कैसे क्या अपॉइंट होने चाहिए, कैसे क्या वहाँ पे पोस्ट डिटरमाइन होने चाहिए, कैसे वहाँ पे जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं वो उनके काम क्या क्या होंगे, है ना। अलग अलग महल हैं, किले हैं, वहाँ पे कौन कौन ऑफिसर अपॉइंट होंगे, उनके काम क्या कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सब है, और किलों के कितने प्रकार होंगे, ये सब भी बताया गया है। तीसरे में जैसे कि क्या बताया गया है, तीसरे में बताया गया कि कैसे यहाँ पे ज्यूडिशरी काम करेगी। तो ऐसे करके 15 ऐसे क्या हो जाते हैं, अधिकरण हो जाते हैं।
ये पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो है कंटेंट मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दे रखा है, तो उस पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इसका पूरा पीडीएफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पीपीटी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका सिस्टमेटिक पीडीएफ जो है आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक कि भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है इस व्यक्ति को। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है। अब आप देख ही लो, पहले तो मैकियावेली क्यों कहा जाता है। मैकियावेली ऐसा क्यों था कि उसको और चाणक्य को या कौटिल्य को एक ही तराजू पे तौल रहे हैं। मैकियावेली इटली का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था, ठीक है। मैकियावेली इटली का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था। इसने इटली की यूनिफिकेशन के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। इटली को यूनाइट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। उसमें इसने एक बुक लिखी थी द प्रिंस करके। इस प्रिंस में भी उसी तरीके से यथार्थवादी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जैसे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दे रखे हैं। तो नेहरू जैसे लोगों ने, नेहरू जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। उसमें उन्होंने कहा कि भारत का मैकियावेली कौन है, कौटिल्य। जीपी बोटाजी नाम के थिंकर है, इन्होंने भी भारत का मैकियावेली कहा है कौटिल्य को है। और ए हिलेब्रांट, इन्होंने भी भारत का मैकियावेली कहा है। आप याद रखना, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब क्यों कहा जाता है उसका डिटेल में मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पॉलिटिकल रियलिज्म वर्ड एक आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉलिटिकली दोनों जो रियलिज्म की विचारधारा को मानते थे। रियलिज्म बात करता है शक्ति के प्रभुत्व, शक्ति के महत्व को बढ़ाना या प्रभुत्व को स्थापित करना। जिसके पास शक्ति है ना, वो क्या है, बाकी राज्यों से ताकतवर होगा। तो नंद वंश को हराने के लिए अल्टीमेटली क्या पॉइंट था कि कहीं ना कहीं शक्ति बढ़ाओ। जितनी ज्यादा शक्ति बढ़ेगी और जितने ज्यादा अलग अलग राज्यों की से दोस्ती करके शक्ति बढ़ा लेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हम नंद वंश को आसानी से हरा देंगे। तो ये अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट था। सेम यही प्रिंस में लिखा था कि इटली में एक राजा जो है, अगर वो यूनाइट होकर के अपनी शक्ति बढ़ा लेगा ना, तो फिर वो सिस्टमेटिक ढंग से आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रख पाएगा, अपने इटली को यूनाइट करके रख पाएगा। वरना अगर कोई एक शासक शक्तिशाली नहीं हुआ तो सब अपने आपस में क्या है, जमीन बांटते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे और आपस में बंटवारा करते रहेंगे। इसलिए एक पावरफुल किंगडम होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए आवश्यक है कि आप रियलिज्म की विचारधारा को फॉलो करो। चाणक्य कहता है कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ। मैकियावेली का जो पुस्तक है या फिर उसकी जो साहित्य, उसकी जो रचना है, वो है प्रिंस। उसमें भी सत्ता बनाए रखने के लिए छल कपट की बात की गई है, कूटनीति की बात की गई है। दोनों के दोनों खतरनाक कहीं ना कहीं माने जाते हैं ये बुक्स या इनके साहित्य। दोनों ने माना कि शासक को अपनी सत्ता को बचाने के लिए, राज्य की रक्षा के लिए कभी कभी नैतिकता से भी समझौता करना पड़ता है। एक आपको बात हमेशा याद रखनी है कि जो चाणक्य और जो ये मैकियावेली, दोनों के दोनों कहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो होना चाहिए अच्छा। लक्ष्य क्या है, बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम माध्यम अपना रहे हैं, वो माध्यम कुछ भी हो, कुछ भी चलेगा। मतलब माध्यम अच्छा हो या ना हो, बड़ा हो या ना हो, पवित्र हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका बड़ा लक्ष्य है, तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हो, आप उस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट चाहते हो, आप नेट सेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, यहाँ पे आप चाहो तो भ्रष्टाचार करके भी जाओ, आप रिश्वत दे के भी जाओ, आप किसी और को बैठा करके एग्जाम निकाल लो, आप वहाँ पे साइबर डिजिटली फ्रॉड करके आप एग्जाम को क्रैक कर लो, चीटिंग करके आप एग्जाम को क्रैक कर लो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो तरीके हैं वो मायने नहीं रखते, आपका लक्ष्य तक पहुँचना मायने रखता है। बात ये है, यहाँ पे ये लोग, अब आपको तय करना है कि ये लोग यहाँ पे सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। बट महात्मा गांधी यहाँ पे आकर के यही चीज को उल्टा कर देते हैं। ये कहते हैं महात्मा गांधी कि जो लक्ष्य है वो भी पवित्र होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसको प्राप्ति का जो साधन है वो भी, या फिर माध्यम जो है वो भी पवित्र होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। जबकि कौटिल्य का कॉन्सेप्ट क्या है, मैकियावेली का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो लक्ष्य है यानी साध्य है वो पवित्र होना चाहिए, जबकि साधन जो है वो अपवित्र भी है या पवित्र भी है, कुछ भी हो चलेगा। तो इनका ऐसा कहना है, ठीक है। इन्होंने लिखा है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, राजा को सिंह और लोमड़ी दोनों तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक दोनों
कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मानते हैं कि राजा को कहीं ना कहीं कभी कभी ज़रूरत पड़े तो शेर बन जाना चाहिए, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो लोमड़ी बन जाना चाहिए। चाणक्य को अपनी मजबूत जासूसी गुप्तचर प्रणाली और मैकियावेली को द प्रिंस में एक प्रभावी शासन और जासूसी व्यवस्था पर बल दिया गया है। तो कहने की बात यह है कि दोनों के दोनों देखो कूटनीतिक छल कपट, दोनों के दोनों जासूसी व्यवस्था गुप्तचर प्रणाली पे बल देते हैं। जैसे दिखता है कि काफी हद तक दोनों एक प्रकार का ही सिस्टम चाहते हैं जिससे क्या हो जाए, उनका देश यूनाइट हो जाए, है ना। इसने क्या किया, कौटिल्य ने अपना देश यूनाइट करके मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया, और यहाँ पे प्रिंस भी कहीं के इटली को यूनाइट करना चाहते हैं। बट दोनों में अंतर ये है कि आगे हम जो है वही पढ़ने वाले हैं कि कुछ चीज़ों में ये अलग भी थे। देखो एक साइड क्या लिखा है, कुछ चीज़ों में अलग भी थे, क्या अलग थे वो मैं अब बताने वाला हूँ। इस वजह से लगता है कि मैकियावेली जो है ना और कौटिल्य जो है ना दोनों थोड़ा तो अलग हैं, एक जैसे उनकी समानता नहीं की जा सकती कि भारत का मैकियावेली कौटिल्य है या फिर ये इटली का कौटिल्य कौन है, मैकियावेली है। तो ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि असमानता है इनके बीच में। कौन कौन सी असमानताएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन्होंने राजनीति के संबंध में क्या क्या इनके बीच में असमानता है। राजनीति के संबंध में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य कहता है कि जो प्रजा है उनका कल्याण पे बल देना चाहिए। शासक बन गया है तो उसको निरंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुश एक हद तक ठीक है, लेकिन निरंकुशता प्रजा के सामने नहीं चलेगी, प्रजा का कल्याण पे बल दो। जबकि मैकियावेली कहता है राजनीतिक मामले में कि प्रजा या फिर जनता जो है या फिर मानव जो है ना, उसके मामले में नकारात्मक अप्रोच रखता है, निगेटिव अप्रोच रखता है कि उनसे हमें उसके मामले में राजा को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि कल्याण के बारे में, उनके विकास के बारे में, जनता के विकास के बारे में राजा को कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है। वो अल्टीमेटली उसका मेन लक्ष्य होना चाहिए कि क्या है, यूनिफिकेशन, अल्टीमेटली यूनाइट हो जाओ पहले। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे किसके प्रति, यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजनीति में अर्थशास्त्र, ठीक है। अब एक वर्ड हमने देखा था कि राजनीति में अर्थशास्त्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र जो है ना मानव जीवन के हर एक पक्ष से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन के आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष की भी बात करी गई है इसमें, राजनीतिक की भी बात करी गई है, कूटनीति, जासूसी, मतलब हर एक पक्ष से, घर से लेकर के बाहर तक जितने भी आप डायमेंशन में काम करते हो उन सब की बात इसमें की गई है। जबकि वहीं मैकियावेली का जो प्रिंस है वो प्रिंस में सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन पे चीज़ों को बताया गया है, पॉलिटिकल मतलब थॉट्स रखे गए हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है सुरक्षा का, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे सुरक्षा का, जिसमें क्या कहा जाता है कि कौटिल्य ये कहता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी राज्य है उसको सुरक्षा के साथ साथ हर एक डायमेंशन में क्या करना चाहिए, काम करने चाहिए, ठीक है। सुरक्षा के साथ साथ उनके डेवलपमेंट का भी काम करो, मतलब बहुत ही व्यापक रहे राज्य, हर एक पक्ष में इन्वॉल्वमेंट हो उसकी, ठीक है। क्योंकि मैकियावेली कहता है कि देखो राज्य का काम सुरक्षा देना है, सुरक्षा के अलावा उसका बड़े उद्देश्य नहीं है और उसके विकास वगैरह के उद्देश्य नहीं है, कल्याण के उद्देश्य नहीं है, ठीक है। लिमिटेड काम करता है सुरक्षा। जबकि यहाँ पे व्यापक सुरक्षा की बात जो की गई है वो कौटिल्य के द्वारा की गई है, ठीक है। इसके अलावा और भी है विदेश नीति। विदेश नीति के मामले में अगर देखा जाए तो विदेश नीति में बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ना कौटिल्य ने दे रखी है, मतलब बहुत ही वाइडर फॉर्म में व्यापक वर्णन किया रखा है। जैसे मंडल सिद्धांत, जैसे चातुर्गुण नीति, षाट गुण नीति, साम दाम दंड भेद की प्रक्रियाएं, है ना, अलग अलग ज्ञान की अलग अलग विधाएं सीखना, मतलब विदेश नीति चलाने के लिए अलग ज्ञान की अलग अलग विधाएं सीखना, तर्क की आप चीजों को सीखना। क्योंकि मैकियावेली में ऐसे कुछ सिद्धांत पाए ही नहीं जाती, इनका अभाव मिलता है विदेश नीति संबंध, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या है ये असमानताएं हैं। इस मामले में कौटिल्य और मैकियावेली एक जैसे नहीं है। अगर आप समानता की बात करो तो देखो समानता के मामले में क्या है, कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में असमानताएं क्या क्या है, समानताएं, है ना। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो सिमिलैरिटीज की बात अगर करूं मैं तो सिमिलैरिटीज कुछ बेसिक्स ही हैं। सबसे पहली बेसिक यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों में असीमित शक्तियां रखने का एक बहुत बड़ा जुनून था। दोनों चाहते थे कि राज्य में असीमित शक्तियां हों, राज्य बहुत ही ज़्यादा यूनिफाइड और पावर से कंसंट्रेटेड रहे। तो राजा क्या है, उसका सर्वोच्च निर्णायक डिसीजन मेकर रहे, सर्वोच्च निर्णायक सत्ता वाला एक पद रहे राजा, ठीक है। उसके अलावा दोनों में कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति का भी एक पॉइंट था। दोनों चाहते थे कि विस्तारवाद, है ना, हमेशा रहे, है ना। दोनों में एक अप्रोच थी कि राज्य को हमेशा क्या है,
कब्जे में लेते रहना चाहिए छोटे छोटे राज्यों को। फिर विस्तारवादी में साथ साथ एकता की बात भी की है कि विस्तार करो बट एकता भी उनमें लाओ, ठीक है। युद्ध को दोनों ने पहली प्रायोरिटी दी है कि कोई भी चीज को युद्ध से डील करना चाहिए, ठीक है। विस्तारवादी नीति हो, चाहे एकता की बात हो, चाहे हमें अपनी विदेश नीति तय करना हो, तो युद्ध को उन्होंने पहले महत्व दिया है। इसके अलावा वो दोनों के दोनों नेशनलिस्ट थे, दोनों नेशनलिज्म, जैसे कि प्रिंस जो है ना, मैकियावेली ने क्या बताया कि मुझे ये इटली यूनाइट चाहिए, और अर्थशास्त्र में मगध को क्या बताया इन्होंने, मगध मुझे या पूरा भारतवर्ष मुझे यूनाइट चाहिए और सेफ चाहिए, यूनाइट चाहिए, सेफ चाहिए पूरा भारत। तो ये दोनों के दोनों नेशनलिस्ट भी हैं। इसके अलावा दोनों के दोनों रियलिज्म को फोकस करते हैं। रियलिज्म में बता चुका, यथार्थवाद का एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। शक्ति को दोनों प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों पड़ोसी राज्य को शंका से देखते हैं। दोनों के दोनों थिंकर्स ने कहा है कि जो भी देश है, जो भी राज्य है, जो भी हमारा स्टेट है, उसमें बैठा हुआ राजा जो है, उस राजा को या उस किंग को क्या करना चाहिए, आसपास जो भी पड़ोसी देश है, जैसे इस साइड एक पड़ोसी देश है, इस साइड एक पड़ोसी देश है, इनको शंका की नज़र से, इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये दुश्मनी बन सकते हैं हमारे, तो इसलिए इनको शंका की नज़र से देखना, बहुत अच्छे तरीके से नज़र रख करके चलना चाहिए। तो ये दोनों का एक अप्रोच था। और दोनों के दोनों में नैतिकता नहीं थी, दोनों के में साध्य को प्राप्त करने के लिए जो एक नैतिकता होनी चाहिए, एक पवित्रता होनी चाहिए, साधन यानी पवित्र साधन होना चाहिए, जो नैतिक साधन होना चाहिए वो नहीं था। तो नैतिकता जो है वो नहीं थी, दोनों में नैतिकता वाली अप्रोच नहीं थी, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कुछ समानताएं थी। अब हमारा टॉपिक है कौटिल्य के ऊपर समरी, ठीक है। कौटिल्य के ऊपर हमारा समरी होगा कि जो हमने अभी पढ़ा है वो बेसिक वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो कौटिल्य कहता है कि देखो, जो भी हम अपना राज्य निर्माण करते हैं, तो राज्यों का मुख्य रूप से पर्पस ये होता है कि देश में अच्छा एक सुसंगठित शासन का संचालन करना, ठीक है। सुसंगठित शासन के संचालन के लिए जरूरी है कि कुछ पद्धतियों को फॉलो किया जाए, और वो पद्धतियां जो हैं हमने कहाँ पे देखी, अर्थशास्त्र में देखी। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें उसने कहीं ना कहीं मुख्य रूप से बता रखा है अपनी पद्धतियों के बारे में। तो मुख्य रूप से जो कौटिल्य है और अर्थशास्त्र है, इन दोनों आधार पे पूरा का पूरा इसका डिस्कशन है, और जो अर्थशास्त्र में लिखा है वही कौटिल्य कहना चाहता है। तो अर्थशास्त्र से ही हम डील करेंगे कि अर्थशास्त्र अल्टीमेटली और क्या कहना चाहता है। तो अर्थशास्त्र में यही लिखा है कि कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था है, सीधी सी बात करें तो वर्ण व्यवस्था के बारे में उसने कहा है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित होना चाहिए। मनु जबकि कहते थे जन्म के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ये क्या कहता है, कर्म के आधार पर होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था को इसने माना है, होना चाहिए वर्ण व्यवस्था, है ना, क्या होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट कर्म के आधार पर होना चाहिए। साथ में इसने धर्मनिरपेक्षता की बात की है। इसने धर्मनिरपेक्षता इतनी महत्वपूर्ण तरीके से बोला है कि जब ये सप्तांग सिद्धांत लिख रहा था ना, सप्तांग सिद्धांत में और 18 तीर्थ लिख रहा था, तो 18 तीर्थ में सप्तांग सिद्धांत में कहीं पे भी जो एक पद होता था ना पुरोहित का, वो पुरोहित वाले पद की कभी कहीं बात ही नहीं की है, क्योंकि पुरोहित क्या है, धार्मिक व्यक्ति है, और इसको धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने। तो पुरोहित जैसा जो तीर्थ है, मंत्री है, अमात्य है, या सप्तांग सिद्धांत जो राजा के अंग है, उसमें पुरोहित जैसा कोई उल्लेख है वो नहीं किया गया है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति का कहीं ना कहीं पक्षधर माना जाता है। साथ में इसने राजनीति में दंड नीति जो है, दंड नीति, ठीक है, दंड की राजनीति बोले तो उसको कहीं ना कहीं इसने क्या है, महत्वपूर्ण साधन माना है। कोई ना कोई साध्य प्राप्त करने के लिए इसको दंड नीति को महत्वपूर्ण साधन माना है, इस वजह से ये काफी एग्रेसिव माना जा सकता है। साथ में इसने ब्यूरोक्रेसी के लिए एक उपधा पद्धति का भी उपयोग किया। उपधा पद्धति, मंत्री, अमात्य, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है, कर्मचारी, अधिकारी, इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए एक जो टेस्ट होता था उपधा पद्धति, ठीक है, कर्मोपधा, ठीक है, ऐसी कई सारी पद्धतियां होती थी। जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाने के लिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट या सेट दो, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दो। तो उपधा पद्धति के माध्यम से तय होता था कि हाँ ये एग्जाम ये क्रैक कर चुका है, ये इस मंत्री पद पे बैठने लायक है, ठीक है। तो ये चीजें होती थी, और अल्टीमेटली अंतिम रूप से तो ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये क्या करना चाहता था, ऑल इंडिया लेवल पे ये एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता, ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता, और उसने करके भी दिखा दिया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मैकियावेली और कहीं ना कहीं किसमें, कौटिल्य में, कि इटली में जो ये मैकियावेली था, हम जब लास्ट की स्लाइड में ये देख के आए हैं कि इसमें एक डिफरेंस ये भी था, मैं बताना भूल गया हूँ
कि मैकियावेली इटली को यूनाइट करना चाहता था और कौटिल्य भी भारत को यूनाइट करना चाहता था, भारत को एक विशाल साम्राज्य बनाना चाहता था। बट इसने अर्थशास्त्र में ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए, उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा बनाया, उसको बैठाया और बना करके दिखा भी दिया, भारत को एक विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करके दिखा भी दिया, विशाल साम्राज्य, विशाल मौर्य साम्राज्य इसने बना भी दिया। ठीक है, तो सक्सेसफुल ये रहा। बट इटली में ये ऐसा नहीं कर पाया, तो ये क्या है, यूटोपियन ही रह गया, ये करके दिखा के चला भी गया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस ये है कि कौटिल्य सफल रहा अपना ऐसा करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लिए ये चीजें क्या है यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अंतिम रूप से हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौटिल्य पर कुछ खास पुस्तकें लिखी गई हैं कौटिल्य के ऊपर, जैसे एथिक्स ऑफ चाणक्य, एथिक्स ऑफ चाणक्य परमहंस चिदानंद ने लिखी है। कौटिल्य कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी न्यू इंटरप्रिटेशन भारती मुखर्जी ने लिखी है। कौटिल्य ज्यूरिस्प्रूडेंस ये लिखी है वीके गुप्ता ने लिखी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र द एन अप्रेजल ये पुष्पेंद्र कुमार ने लिखी है। द कौटिल्य लिखी है सचिन वर्मा ने। कौटिल्य द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट है ना, ये रॉजर बोयस्के ने लिखी है। ठीक है, और चाणक्य की नीति एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र ये प्रोफेसर श्रीकांत प्रसून ने लिखी है। कौटिल्योनोमिस फॉर मॉडर्न टाइम ये श्रीराम बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र ये लिखी डॉक्टर श्यामलेश कुमार त्रिपाठी। चाणक्य टुडे लिखी है दीपावली सेन ने लिखी है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, कौटिल्य के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। तो हमने वर्तमान में क्या क्या पढ़ लिया है, कौटिल्य का एक परिचय देखा था कि कौटिल्य कौन है, तक्षशिला का एक अध्यापक है, वहाँ पे स्टूडेंट भी रहा है, वहाँ का विद्यार्थी भी रहा, वहाँ अध्यापक बना है। नंद वंश के समूल विनाश के लिए है ना, कहीं ना कहीं एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य को पूरा ट्रेन किया। अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखी उसने। फिर उसकी एग्रेसिवनेस के चलते उसको मैकियावेली से तुलना की जाती है। हमने समानताएं पढ़ ली, किन किन वजहों से उसकी समानता की जाती है, किन किन वजहों से असमानता भी है दोनों में। और अंतिम रूप से हमने एक चीज़ देखी कि कैसे कौटिल्य के ऊपर कई सारे थिंकर्स ने अलग अलग किताबें लिखी हैं। तो वो किताबें आपके सामने प्रस्तुत हैं और ये मेरे द्वारा दिया गया एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था कौटिल्य के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे भी एक थिंकर को हम धीरे धीरे 5 से 6 वीडियोस के अंतर्गत हम ऐसे कवर करते जाएंगे। और ऐसे सभी थिंकर्स जो हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे यूजीसी नेट्स और सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग जो एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स के भी होते हैं, जिसमें सभी थिंकर कॉम्प्रहेंसिव वे में इसी तरीके से कवर होते जाएंगे। तो आगे भी आप इस क्लास में ट्यून्ड रहिएगा, जुड़े रहिएगा और आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो धन्यवाद सभी को। और एक बात और है कि ये सीरीज चलती रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं इसका कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। बस आप इसको कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और आपको कंटेंट भी किस तरीके का चाहिए है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी क्या चाहिए नहीं चाहिए है, तो उस तरीके की चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा और हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।